हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 का साइंस ब्रिज प्रोग्राम वीक 4। इसके अंदर हम ऑलरेडी थीम हीट एंड एयर पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। ये भी वीक 4 का ही सेकंड थीम है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो व्हाट इज़ एडोलेसेंस? हिंदी में एडोलेसेंस को कहा जाता है किशोर अवस्था। A human being is born as a child, grows gradually and becomes an adult. जब हम पैदा होते हैं तो हम बच्चे होते हैं छोटे से और धीरे धीरे बड़े होके एडल्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एक छोटे से बच्चे की बॉडी और एक एडल्ट की बॉडी में कितना फ़र्क होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है। तो जो हमारी एडोलेसेंस की स्टेज होती है, मतलब किशोर अवस्था, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक होती है। इसी में हम बच्चों को टीनेजर्स भी कहते हैं। टीनेजर्स आप जानते हैं ना, जैसे 13, 14 सबके पीछे टीन लगता है, तो वो वाली जो एज होती है उसे टीनेजर कहा जाता है, क्योंकि उनमें 13, 14, 15, 16 ऐसे टीन से लगते हैं। तो दिस एंटायर ट्रांजिशन फेज और पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो इस पूरे फेज को, पूरे टाइम पीरियड को एडोलेसेंस कहा जाता है। और इस टाइम में सब बच्चों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द ग्रोइंग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर बिकॉज ऑफ द टीन ईयर्स। और इस दौरान बच्चों की बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लड़के होते हैं उनके फेस पे हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आने लगती है। गर्ल्स को पीरियड्स होने लगते हैं, सबको नहीं, कुछ को। उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं और किसी किसी के फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं। तो पूरी बॉडी ही मतलब चेंज होने लगती है। आपकी शक्ल भी चेंज होने लगती है, आपकी आवाज़ चेंज होने लगती है, थोड़ी भारी मैच्योर आवाज़ होने लगती है। तो इन सब चेंजेस एडोलेसेंस में हम देखते हैं। अच्छा, हम एडोलेसेंस को ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अर्ली एडोलेसेंस होती है 10 to 13 ईयर्स, मिडिल एडोलेसेंस होती है 13 to 16 ईयर्स एंड लेट एडोलेसेंस होती है 16 to 19 ईयर्स। और फिर 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप उनको एडल्ट कहना शुरू कर देते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग प्यूबर्टी। अच्छा, पहले प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी बेसिकली वो टाइम होता है लाइफ का जहाँ पे चाइल्ड से, एक लड़का या लड़की चाइल्ड की बॉडी से एक मैच्योर बॉडी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस गर्ल्स में हो जाता है 10 to 14 ईयर्स तक और बॉयज़ में होता है 12 to 16 ईयर्स तक। तो इसके अंदर फिज़िकल चेंजेस आते हैं आपके बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी कैपेबल हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक एडल्ट बॉडी की तरह वो चेंज हो जाती है। एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्मोनल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द गोनैड्स, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिकल्स इन male. So, puberty can be defined as the beginning of the changes that lead to sexual maturity of a child. The physical changes associated with puberty include, अब कौन कौन से physical changes होते हैं puberty के दौरान? हाइट इंक्रीज होती है। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उनमें पीरियड्स आना मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। लड़कों की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी डीप हो जाती है, मीन्स थोड़ी हैवी हो जाती है। फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं और काफ़ी सारे और भी चेंजेस हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर यू हैव टू डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच। 5-6 बच्चों के ग्रुप बना लीजिए एंड लेट ईच ग्रुप राइट डाउन prominent changes in their body which they have experienced recently and discuss in the group. Summarize the points raised in table 23. आपको 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है और उनमें सबको अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस फील किए हैं अपनी बॉडी में उस दौरान। सब ने किसी की हाइट इंक्रीज़ हो रही होगी, किसी की ब्रेस्ट डेवलप हो रही होगी, किसी गर्ल को मेंस्ट्रुएशन हो रहा होगा। तो इस तरह के चेंजेस आपको टेबल के अंदर लिखने हैं। मैंने आपके लिए एक रफली टेबल बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आप जो अपनी क्लास में एक्टिविटी करेंगे उसके बेसिस पे ही आप अपनी फाइंडिंग्स लिखिए, आप इसे केवल रेफ़र कर लीजिए।
तो देखिए इस तरह का ये चार्ट है, इसमें आपको ग्रुप नंबर लिखना है अपना और फिर चेंजेस लिखने हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं। 4 चेंजेस तक इन्होंने बोला है। तो मान लो ग्रुप नंबर 1 में क्या हुआ, चेंज नंबर 1 क्या हुआ, किसी की हाइट इंक्रीज हो गई, किसी के बॉडी हेयर पे मतलब बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो गई, किसी की वॉइस डीप हो गई, हैवी हो गई, किसी के फेस पे पिंपल आ गए। सेकंड ग्रुप उन्होंने बनाया, उसमें क्या हुआ है, गर्ल्स का है ये, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई। बॉयज़ में क्या हुआ, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो गए। गर्ल्स में क्या हुआ, किसी का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, किसी को मूड स्विंग्स आने लगे। फिर थर्ड ग्रुप में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, किसी की स्किन ऑयली हो गई, अंडर आर्म्स पे किसी के बाल आ रहे हैं, है ना, प्यूबिक हेयर हो रहे हैं ग्रोथ, किसी के अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहा है, उस इरिटेटेड फील होता है छोटी छोटी बातों पे। फिर ग्रुप 4 ने बताया कि कुछ बच्चों का स्वेटिंग इंक्रीज़ हो गया, किसी को पसीना ज़्यादा आने लगा है, ग्रोथ स्पर्ट्स होने लगे, मीन्स अचानक से एकदम से लंबा हो गया कोई बच्चा। फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन भी फील होता है इसी एज में, इसीलिए बोलते हैं इस एज में अट्रैक्शन सबको होता है, तो यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। देन चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी की शेप भी चेंजेस आती है, राइट, लंबे हो रहे हैं, कोई मोटा हो रहा है, और बॉडी के फिजिकल चेंजेस तो हमने बता ही दिए क्या क्या हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, अभी तो आपने जो चार्ट बनाया इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं दे वर मिक्स्ड। नाउ वी हैव टू सेपरेट देम। कॉमन चेंजेस लिखने हैं और उसके बाद हमें लिखने हैं कौन से चेंजेस स्पेसिफिकली बॉयज़ में हैं एंड कौन से केवल गर्ल्स में हुए हैं। नाउ मेजर द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप और स्केल। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 25। तो वो बाद में 25 में करेंगे, पहले हम टेबल नंबर 24 कंप्लीट करते हैं। प्यूबर्टल चेंजेस डेट आर स्पेसिफिक एंड कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ मेल्स या फीमेल्स में, और कॉमन मतलब जो दोनों में हो रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इस चार्ट में जो कॉमन चेंजेस है वो क्या है। सबके बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर सब में होता है, पिंपल्स ड्यू टू ऑयली स्किन सब बच्चों में होता है, इमोशनल चेंजेस या फिर मूड स्विंग्स सब बच्चों में होता है। सारे बच्चे गुस्सा रहते हैं टीनेज में। अच्छा, जो चेंजेस स्पेसिफिकली बॉयज़ में होते हैं वो क्या है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। आपने देखा होगा लड़कों की आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है, उनके फेस पे बियर्ड, मुस्टैच ये सब आने लगते हैं, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं और उनकी मसल ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। चेंजेस जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं वो क्या होते हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगती है, उनके हिप्स जो है उनका साइज़ बड़ा होने लगता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो एक चाइल्ड को भी बर्थ दे सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। यू हैव टू मेज़र हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट। तो अब आपको जितने भी बच्चा है मेजरिंग टेप लेनी है, उनकी हाइट ऑब्जर्व करनी है कितनी है और इसमें लिखनी है। फिर उनकी एज लिखनी है, उनका जेंडर लिखना है और हाइट आपको सेंटीमीटर्स में लेनी है। फिर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दिया है, ये मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनकी एज लिखी है, उनका जेंडर है और ये उनकी हाइट है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट इसमें से मतलब सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो 160 है कबीर की सबसे ज़्यादा हाइट। फिर उन्होंने पूछा मिनिमम हाइट किसकी है, तो मिनिमम हाइट मीन्स सबसे कम हाइट किसकी है, तो वो है मीरा की, ये आपने बताया। और फिर आपको निकालनी है एवरेज हाइट। एवरेज हाइट मतलब क्या होता है, सारे बच्चों की जितनी भी हाइट्स हैं उनको आप प्लस करोगे और फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जितने बच्चे हैं। मान लो यहाँ पर 6 बच्चे हैं तो आप 6 के 6 बच्चों की हाइट लोगे, उसे प्लस करोगे, मीन्स उसको जोड़ दोगे सबको और उसको डिवाइड कर दोगे 6 के साथ। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा एवरेज हाइट सारे बच्चों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर आपको एवरेज हाइट निकालनी है बॉयज़ की अलग से और गर्ल्स की अलग से। तो प्रोसेस सेम रहेगा, जितने भी बॉयज़ हैं उन सब की हाइट ले लो, उनको प्लस कर दो
और यहाँ 3 बॉयज़ हैं तो उनको डिवाइड करेंगे हम 3 से। जो भी आंसर आएगा आपका वो एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ होगी, और गर्ल्स का भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज हाइट आई है दोनों की, उसको डिफरेंस दिखाना है, उसका मतलब कितना माइनस करके क्या आंसर आता है। तो यहाँ हमें 157.67 माइनस 150 करके हमारा आंसर आ गया 7। तो ये सब कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, आप भी कर सकते हो। और यहाँ एक हमने ग्राफ प्रिपेयर किया है जो हमें दिखा रहा है हाइट वेस एज ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स कितनी हाइट है और उनकी कितनी एज है। तो एक तरफ हमने बच्चों की हाइट ले ली है और नीचे हमने ले लिया है बच्चों की एज, 13 to 14 तक एज है इनकी, और बीच में जितने बच्चे आए हैं उस हाइट पे हमने उनको मार्क कर दिया है। तो ये हो गई आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ईच पॉइंट इज लेबल्ड विद द स्टूडेंट नेम। Here is the graph showing the height versus age of the student with boys marked in blue and girls in pink. Each point is labeled with the student's name. यही analyze the data and make the graph of age and height of the student। तो हमने आपको ग्राफ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। Now we will move to the next topic, behavioral change in adolescence। तो अभी जैसे हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो एडोलेसेंस में बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता एक तो कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। घर वाले उनको कह रहे होते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, राइट, और आपको लगता है कि यार अभी भी हम तो बच्चे ही हैं, हम छोटे हैं। कभी आपको फील होता है, कभी आपको घर वाले बोलते हैं कि बाहर ध्यान से जाओ, तुम अभी बच्चे हो। तो ये सब कन्फ्यूजन में ना आप गुस्सा हो जाते हो कि एक ही बात बता दो भैया, हम बड़े हैं कि छोटे हैं। तो ये सबके साथ होता है, सब एडोलेसेंट्स को बहुत गुस्सा आता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में फेस होता है। आपको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी होता है, आपको कोई अच्छा लगने लगता है। तो दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। तो इसमें आपको अपने एल्डर से बात करनी चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस स्टेज से जा चुके हैं। तो आप उनसे अच्छे से पूछिए कि मम्मी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करूँ। तो इसको बहुत कामली पेशेंटली आपको हैंडल करना है। इस स्टेज को सबकी लाइफ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, इट्स ओके। कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो एडोलेसेंट्स not only undergo physical changes but also emotional, attitudinal and behavioral changes. You should not feel insecure and upset since these changes are a part of growing up. If needed, do not hesitate to seek help from your elders. Now we will understand the behavioral changes in adolescence. Okay? So मैं आपको एक यहाँ पे एक क्वेश्चनर दिया हुआ है, वो आपको रीड करना है और उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स टिक मार्क करके बताना है कि आपके साथ कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं इस स्टेज में। तो फर्स्ट आया, डू यू फील मोर इमोशनल एंड ऑफन हैव मूड स्विंग्स। बहुत सारे मूड स्विंग्स होते होंगे, अचानक से खुश हो जाना, अचानक से सैड हो जाना, अचानक से गुस्सा करना। येस, स्ट्रांगली अग्री। डू यू बिकम ईजिली अपसेट। पता ही नहीं चलता आपको कब आप नाराज़ हो गए या आप सैड फील करने लगे। येस। डू यू थिंक that you are now a grown up? Do you think that you are now a grown up and want to make your own decisions? Yes. Are you concerned about the changes in your body appearance? आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब सब कुछ चेंज होता जा रहा है। Yes. Do you feel distracted and easily influenced by peers? आपको ऐसा लगता है कि आपका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट रहा है और आप अपने दोस्तों की तरफ, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं। मतलब कि जैसे कोई किसी ने बड़ा मोबाइल ख़रीदा तो आपको लगता है यार मुझे भी लेना है, किसी ने कुछ और काम किया आपको लगता है यार मुझे भी करना है। येस। हैव यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड अवेयर। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हो कभी कभी। येस। हैव यू डेवलप्ड एनी चेंजेस इन योर लाइकिंग्स। आपको कुछ खाना पसंद आने लग गया, कुछ स्पेशल सा फूड, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगने लग गई, तो लाइकिंग्स में भी फ़र्क आता है। येस। डू यू फील दैट योर एटीट्यूड हैज़ चेंज टूवर्ड योर सेल्फ एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पहले आप सबको
जो आपके लड़का लड़की फ्रेंड्स होते थे उनको आराम से दोस्त की तरह समझते थे, बट अभी आपके मन में फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल इन दिस स्टेज। येस, इट ऑल्सो हैपन्स। अब आपको क्या करना है, आपको ये अपनी कैलकुलेट करना है कि कितने % ऑफ स्टूडेंट्स ने ये पैरामीटर्स को टिक किया है और क्या टिक किया है। स्ट्रांगली अग्री कितने बच्चों ने टिक किया है और बाकी सारे पॉइंट्स कितने बच्चों ने टिक किए हैं। फिर आप अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में ये सब फाइंडिंग्स डिस्कस करेंगे। थिंक, रिफ्लेक्ट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मोर सच चेंजेस इन योर बिहेवियर। और भी अगर आपके पास कोई नए चेंजेस हैं बिहेवियर में, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द साइंटिफिक बेसिस फॉर सच चेंजेस। अच्छा, क्या बेसिस क्या है, आपने सोचा कभी? ये हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ही ये सब बॉडी में चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। रीड अबाउट द हार्मोन्स, केमिकल सिक्रेटेड इन आवर बॉडी विच इन्फ्लुएंस आवर फिजिकल चेंजेस एज वेल एज बिहेवियर, मूड एंड एटीट्यूड। तो एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द हार्मोन्स। जो हार्मोन बढ़ता रहेगा वैसी वैसी फीलिंग हमारे अंदर आती रहेंगी। तो ये हार्मोनल का पूरा एक चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा बाद में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। और किसके रिलेशन में? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आपको एक पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहिए इस टाइम पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपको उनके साथ अपनी सारी मन की बातें फ्रीली कम्युनिकेट करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे तो आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी हेल्दी and live a happy and stress-free life during adolescence. Discuss the following with your classmates, teachers and elders at home. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। मैंने आपके लिए कुछ आंसर्स रेडी किए हैं, बट आप भी अपने इनपुट ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द आइडियल डाइट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट्स? विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्लूडेड इन देयर डाइट टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स? एक एडोलेसेंट को किस तरह का खाना खाना चाहिए? सो एन आइडियल एडोलेसेंट डाइट इज़ बैलेंस्ड, ऑफरिंग अ मिक्स ऑफ, ही शुड टेक अ बैलेंस डाइट। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स। सो प्रोटीन्स हमको किससे मिलता है? एग, लीन मीट, सोया, डेयरी, पल्सेस, फॉर मसल एंड टिश्यू ग्रोथ। ओके, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी मसल्स, बॉडी डेवलप हो रही होती है, हमारी बोन्स ग्रो हो रही होती हैं और हमको मसल्स के लिए मेनली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट वी हैव टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको किससे मिलते हैं? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, और ये हमें चाहिए होती है एनर्जी के लिए। देन वी हैव टू टेक हेल्दी फैट्स फ्रॉम नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑयली फिश। This is for brain development. So healthy fat is also very important for growth of an adolescent. वैसे तो सब लोगों को ही बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बट स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग, उस टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट्स भी होते हैं, मीन्स अचानक से ग्रोथ होती है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है। देन यू हैव टू टेक विटामिन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मिल्क, योगर्ट, चीज़, फोर्टिफाइड सीरियल्स, सनलाइट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। देन यू शुड टेक आयरन टू प्रिवेंट फैटीग, जिससे आप जल्दी से थको नहीं। मिलता किससे आयरन? स्पिनच से, पालक, लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं उनमें होता है। बीन्स, लीन रेड मीट एंड फोर्टिफाइड ब्रेड। देन यू शुड टेक विटामिन सी। सी तो सबको पता है कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं। बेल पेपर्स, टू एड आयरन एब्जॉर्प्शन इन एंड इम्यूनिटी। विटामिन सी हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने में। एंड पानी बहुत सारा पीना चाहिए टू स्टे हाइड्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग प्यूबर्टी? पर्सनल हाइजीन क्यों मेंटेन करनी चाहिए? तो फर्स्ट इज ऑयली स्किन एंड स्वेट ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव, सो रेगुलर वॉशिंग हेल्प्स प्रिवेंट पिम्पल्स एंड बॉडी ओडर। तो जब आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और जो स्किन होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा पसीना आने लगता है, तो आप टाइम टाइम पे अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं जिससे कि आपसे स्मेल नहीं आए और हाइजीन भी मेंटेन रहे। देन हेयर ग्रोथ,
अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में आपको हेयर ग्रोथ्स आते हैं, मीन्स प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होती है और आर्म्स के नीचे भी हेयर आ जाते हैं। सो डेली क्लींजिंग रिड्यूसेस द बैक्टीरियल ग्रोथ। रोज़ आप साफ़ करेंगे अपने एरियाज़ को तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। थर्ड इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जब भी गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं तो दे शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। दे शुड चेंज देयर पैड्स रेगुलरली, वॉश द एरिया so as to prevent the infection. Using clean sanitary products and changing them every 4 to 6 hours prevents the infection. So ये सब करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड इट कीप्स यू कंफर्टेबल एज योर बॉडी चेंजेस। अदरवाइज कभी आपको लगेगा मेरे पसीने का स्मेल आ रहा है, सामने वाले को कैसा लग रहा होगा, राइट? सो ऑल दीज चेंजेस विल बी easily acceptable. Third question, how do physical activities help in the healthy growth of adolescents? तो कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए एडोलेसेंट को, मतलब उनसे क्या फ़ायदा होता है? सो स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल्स, वेट बियरिंग एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जंप रोप और स्पोर्ट्स, दे बिल्ड बोन डेंसिटी। ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगी। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर, जैसे एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्विम करते हैं या डांस करते हैं तो उससे आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है, कमर झुकती नहीं, आगे की तरफ सीधी रहती है। बूस्ट कार्डियोवैस्कुलर ग्रोथ हेल्थ, साइकिलिंग, जॉगिंग और टीम स्पोर्ट्स कीप द हार्ट एंड लंग स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहता है। मैनेज स्ट्रेस एंड मूड स्विंग्स, एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स इम्प्रूविंग मूड एंड स्लीप। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका मूड और नींद भी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स एंड व्हाई इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना। सो मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली होता क्या है? तो इसमें मैं आपको जनरली बताऊं तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, गर्ल्स को ब्लीडिंग होती है और ये एवरी मंथ होता है और 4 to 6 डेज तक चलता है। वो वेरी कर सकता है गर्ल टू गर्ल। तो इसके अंदर यू शुड यूज़ गुड सैनिटरी पैड्स। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक थिंग बिहाइंड दिस? सो मेंस्ट्रुएशन इज द मंथली शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग मार्किंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो जैसे ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो रहा होता है तो उसमें जो एक यूटेराइन लाइनिंग होती है वो हर मंथ शेड हो जाती है और वो जब शेड होती है तो उसके साथ ब्लड एंड अदर थिंग्स भी बाहर आती हैं। सो अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स गर्ल्स टू मैनेज हाइजीन। जब वो अंडरस्टैंड करती है तो वो अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करती हैं जिससे कि उन्हें रैशेस या इन्फेक्शंस नहीं होते। ट्रैक साइकिल्स, यू शुड नो कि आपकी डेट लास्ट टाइम कब आई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डेट पर नेक्स्ट पीरियड्स आपको होंगे, तो यू हैव टू ट्रैक योर साइकिल रेगुलरली। इनिशियली वो इरेगुलर हो सकती है बट आफ्टर दैट इट विल बी रेगुलर। थर्ड इज़ रिड्यूस स्टिग्मा एंड एंग्जाइटी। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। दिस ऑल इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी हेल्दी और ये सबके साथ होता है। सो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन बॉयज सपोर्ट फीमेल पीयर्स ड्यूरिंग पीरियड्स, बिकम एम्पैथेटिक एंड ब्रेक द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट? तो आपके जो बॉयज़ कुलीग हैं क्लास के अंदर वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले ओपन कन्वर्सेशन, आपको एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। यू शुड आस्क रिस्पेक्टफुली इफ़ दे नीड एनीथिंग, क्या उन्हें कोई हेल्प चाहिए? अगर उन्हें पेन हो रहा है, डू दे नीड एनी मेडिसिन, तो आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए एंड यू कैन ऑफर देम पेन रिलीफ मेडिसिन और अ हॉट वाटर बॉटल। And you can offer them with the practical help also. If they are in trouble or they need any sanitary pad, you can go and bring it from the local pharmacy or you can help them with a doctor or a nurse. Okay? Challenge myths. Speak up when someone says period are taboos. Don't touch pickles. तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब गर्ल्स को पीरियड्स होते थे then they were not allowed to enter in the kitchen. उन्हें किचन में जाना अलाउड नहीं था, उन्हें अचार को छूना अलाउड नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि अगर वो अचार को छुएंगी तो अचार खराब हो जाएगा, मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि वो अशुद्ध हो गई हैं। तो ये सब क्या थे? टैबूज। मीन्स ये ऑल आर मिथ्स
ये सब ढकियानुसी बातें थी। तो इन सबको आपको अपोज करना चाहिए अगर कोई ऐसा बोलता है तो। एजुकेट, शेयर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली टू नॉर्मलाइज मेंस्ट्रुएशन। तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताना चाहिए कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, हर फीमेल की बॉडी में होता है और ये बहुत नॉर्मल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर फ्यूचर में एक फीमेल माँ बनना चाहती है तो। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मिथ्स एंड टैबूज इन आवर सोसाइटी एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिस्कस एंड जस्टिफाइड बाय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो जो पिछले ज़माने की मिथ्स थी, कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या हो जाता है, तो उस चीज़ को अब हम ब्रेक करेंगे। आप लोग न्यू जनरेशन है, आप लोग अपने घर में जाके बोलेंगे तो दे विल डेफिनेटली लिसन टू इट। तो पहले क्या था कि गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन। किचन में काम करना उन्हें अलाउड नहीं था, किसी भी बर्तन को छूना अलाउड नहीं था, क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, वो गंदी हो गई हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दीज डेज आर ऑल्सो नॉर्मल एंड अ गर्ल इज़ लाइक बिफोर ओनली। तो उनको किचन में जाना अलाउड होना चाहिए। शुड स्टे इन अ सेपरेट रूम ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनको एक सेपरेट रूम में बिठा दिया जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपर पैड्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे कपड़े भी गंदे हो जाते थे, तो उसको फीमेल को बंद कर दिया जाता था। बट नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, सो फीमेल्स शुड नॉट गो इन सेपरेट रूम। आपको घर पे बोलना चाहिए। दे शुड नॉट टच एंड ईट पिकल्स। कहते थे कि अचार को टच करोगे तो अचार ख़राब हो जाएगा या आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी खाने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे शुड नॉट वॉश हेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान आपको अपने बाल भी नहीं धोने हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको अपना पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन करना है। नाउ वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप एंड क्रिएट पोस्टर्स विद द एम टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल। आपको अब एक पोस्टर बनाना है जिस पे आप कॉमन लोग जो आपके हैं आसपास लोग, उनमें अब बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आप स्लोगन्स लिख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कीजिए इस टाइम पे, और ये सब स्टिग्मा हटाइए, जो भी गलत बातें हैं उन्हें रोकिए, गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम मत बनिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल एजुकेशन फॉर एवरीवन, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। सो बच्चों देखो, आप अभी न्यू जनरेशन हो, आप जिस टाइप के यहाँ पे स्टडी करके जाएंगे और अपने घर वालों को अगर बताएंगे तो वो लोग ज़रूर सुनेंगे। ये सारी मिथ्स हैं। ऐसा नहीं कि आप घर वालों की बातें, नानी दादी की बातें सुनकर गर्ल्स को और परेशान करें, नहीं। आपको ये अवेयरनेस फैलानी है कि वो सब पुराने ज़माने की बातें थी और वो सही नहीं थी। अब आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं। आई होप आपको एडोलेसेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट आपको वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।